नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है और हमारे देश में बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं इस संकट से उभरने के लिए। और ये वायरस कम से कम फैले, इसके लिए बहुत तरह तरह के प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी प्रिकॉशंस को जरूर फॉलो कर रहे होंगे। आप कोशिश करिए मैक्सिमम अपने घर में ही रहिए। आपका एंट्रेंस एग्जाम भी नजदीक आ रहा है तो आप अपने घर में रहकर अपनी पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अपील किया था कि आज के दिन सभी लोग जनता कर्फ्यू के नियम का पालन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस नियम का पालन जरूर कर रहे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि आज दिन भर हम आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी वो आपको दिन भर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप दिन भर घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकें। तो उसी सिलसिले में आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बीएससी एजी, मैथ्स, बायो, नर्सिंग चारों के लिए बहुत ही खासा इंपॉर्टेंट होगा। वो सब्जेक्ट मैं जो 5 क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं वो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मैं 5 क्वेश्चंस लूंगा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं ये ना कि 5 क्वेश्चन होते हैं बल्कि 5 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने 16-17 वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों ने पहले देख चुका है। तो इसमें मैं वही करूंगा, आपसे 5 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश करूंगा। और आज मैं आपसे 2 फिजिकल, 2 इनऑर्गेनिक और 1 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हम लोग कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी ज्यादा डिटेल में जानकारी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। कुछ कोर्सेज में हमारे जैसे बीएससी एजी, मैथ, बायो, नर्सिंग, बीए आर्ट, सोशल, बीए एलएलबी, एलएलबी और सीएचएस 9th क्लास, इतने की हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये रही कुछ बेसिक सी बातें। तो आइए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से मेरी ये खासा अपील है कि जितने भी प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उसको आप जरूर फॉलो करें, हल्के में ना लें कि अभी तो बहुत फैल ही नहीं रहा है, बहुत कम लोगों को हुआ है। अगर एक बार फैलना शुरू कर देगा फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी से अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो फिर आपके फ्यूचर के लिए ही बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपके परिवार के लिए भी रहेगा। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए मैंने क्या किया है, मैंने जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस लिया है वो दोनों क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपके छूट गए थे। आज मैं जो 2 क्वेश्चन ले रहा हूं ये आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो पोर्शन है उससे मैं ले रहा हूं। जो मैं 2 क्वेश्चन लूंगा इसी 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में हमेशा आते रहते हैं, वो चाहे बीएससी मैथ का हो, बायो का, एजी का हो। ये 2 टाइप के आपके क्वेश्चंस हमेशा आपके पेपर में आते रहते हैं। जैसा जानते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट में चलता है, एक गैल्वेनिक सेल का पोर्शन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पोर्शन। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पोर्शन है उसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, जिसमें आपका एक टाइप का क्वेश्चन तो फैराडे लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है, जिसमें लोग क्या होता है कि फैराडे लॉ तो पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन उससे बेस्ड न्यूमेरिकल जब आता तो नहीं समझ में आता वो। तो मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, वही एक फॉर्मूला आप अगर लगाएंगे तो कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन है आपसे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो होता है इसमें आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूछता है कि अगर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाएगी तो कैथोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन आता है। और इसका भी मैं आपको जो जैसा बताऊंगा आप वैसा फॉलो करेंगे तो आपके लेवल पर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, मतलब CuSO4 का एक सॉल्यूशन है और इससे क्या है कि 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की जा रही है। आपको ये बताना है कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, मतलब जो कैथोड पर जो कॉपर डिपॉजिट होगा
उसका आपको मास बताना है, मतलब वेट कितना कितना अमाउंट जो है वो कॉपर का कैथोड पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, चलिए मैं पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आपका करूंगा ही नहीं, मैं आपको जनरल बताता हूं कि अगर आपको कभी भी इस तरीके से अमाउंट निकालने को आए, टाइम निकालने को आए, करंट निकालने को आए, तो आप कैसे निकालेंगे, पूरा मैं आपको प्रोसेस ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करता हूं आपसे। क्वेश्चन आप सब लोग समझ गए कि अगर कॉपर सल्फेट CuSO4 के सॉल्यूशन से 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, तो आपको यह बताना है कि कैथोड पर कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, यहां पर बात कहां से आ रही है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैं अगले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर लूंगा, यहां पर उसकी ज्यादा नीड नहीं है, बताना है मुझे वो चीज, लेकिन मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता दूंगा तो आपकी बात कवर हो जाएगी, अगले क्वेश्चन में चीज आएगी। तो देखिए यहां पर क्या है ना कि आपको अमाउंट निकालना है, इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है आपका फैराडे लॉ पे बेस्ड होता है। फैराडे का क्या लॉ था, फैराडे का जो पहला लॉ था उन्होंने ये बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जो किसी पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, तो उसका जो अमाउंट होगा दैट इज उसका वेट, अगर हम लोग W ले लें, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट, मतलब जो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। एंड जब हम लोग ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहां पर एक आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर ZQ हो जाएगा, और सभी लोग जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, Q इज इक्वल टू IT, सब लोग जानते होंगे, इतना फिजिक्स सब लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो QZIT ये होता है हमारा फैराडे का पहला लॉ। लेकिन इस बेस पे अगर हम लोग न्यूमेरिकल अपना करने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूला भी यहीं से आता है फैराडे लॉ से ही, लेकिन डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा। देखिए यही फॉर्मूला आपको हमेशा लगाना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है W/E इज इक्वल टू Q/F। ठीक है, जिसमें आपका W क्या है, W है आपका वेट, वो अमाउंट जो आपका किसी मतलब इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने जा रहा है। E क्या है आपका, E है आपका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। Q क्या है आपका, चार्ज है जो कि IT के बराबर होगा, I हो गया करंट, T हो गया आपका टाइम। F क्या है आपका, फैराडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सब लोग जानते हैं 96,500। ठीक, ये कुल मिला के फॉर्मूला हुआ। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो बताइए कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, या आपसे जैसा भी पूछा जाए, हो सकता है कि आपको करंट दे दे, वेट दे दे, आपसे टाइम पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, आपको यही फॉर्मूला वहां पर लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज आपको फंसेगी, वेट तो मान लीजिए आपको देगा या निकालना होगा, वो बात अलग हो गई कि कितना अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो। ठीक है, चार्ज चलिए ठीक है IT हो जाएगा, F आपका 96,500 हो जाएगा, ये भी आप रख लेंगे। इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मॉलिक्यूलर वेट तो ठीक है, अब ये एन फैक्टर वाली क्या बीमारी आ गई, तो एन फैक्टर की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। एन फैक्टर की कैलकुलेशन 4 जगह पर हम लोग करते हैं। पहला तो रिडॉक्स रिएक्शन में करते हैं, एसिड में करते हैं, बेस का एन फैक्टर निकालते हैं, और ऐसे हम लोग सॉल्ट का एन फैक्टर निकालते हैं। तो एसिड बेस सॉल्ट की तो यूज आपको नहीं पड़ेगा यहां पर, लेकिन रिडॉक्स का पड़ेगा, रिडॉक्स रिएक्शंस का ही यूज यहां पर पड़ेगा, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा। क्योंकि यहां पर होता क्या है कि जो हमारे कैटायंस होते हैं कैथोड पे जाते हैं, एनायंस एनोड पे जाते हैं, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो निश्चित तौर पे आपको रिडॉक्स रिएक्शन के केस में एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि आपको सबसे पहले
एन फैक्टर का थोड़ा सा बात बता देता हूं जिससे आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है तो आपके लिए रामबाण है, कहीं पर फैराडे लॉ का कोई भी क्वेश्चन आए यही फॉर्मूला यूज करेगा, गलत नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को मैं लिखे रहने देता हूं और मैं आपको एन फैक्टर के बारे में बताता हूं। रुकिए, इसको फिर से लिख दूंगा। अभी आप देखिए क्या होता है, आपका एन फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, कभी भी आपको एन फैक्टर कैलकुलेशन करना है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी कई प्रकार की होती हैं, तो मैं आपको थोड़ा 2-3 टाइप दिखा देता हूं आपको। कभी आपको ऐसा होगा कि मान लीजिए आपको इस तरह कहीं रिएक्शन में दिखे कि Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में। अब आपसे पूछे यहां पे कि बताइए Cr का एन फैक्टर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, ये आपको मेथड यहां पर पता होना चाहिए। इसके लिए देखिए मैं जो स्टेप बता रहा हूं वही फॉलो करिएगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेना है। यहां पर अगर हम लोग निकालेंगे तो +6 है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। चेंज कितने का आ रहा है, आप कहोगे सर चेंज यहां पर कितने का आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है। याद रखिएगा जो हम लोग चेंज निकालेंगे वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कभी भी उसमें हमें साइन से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, आपका काम चल जाएगा कि +6 यहां पर है, +3 यहां पर, चेंज कितने को हो जाएगा, 3 का चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने चेंज निकाल लिया उसके बाद उस चेंज को आपको जो नंबर ऑफ एटम होगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिसका पूछ रहा है। Cr का पूछ रहा है यहां पर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, आप कहोगे सर 2 हैं, क्योंकि यहां पर 2 लिखा है ना, तो 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 2 × 3 जितने का चेंज था, जितना एटम था मल्टीप्लाई कर दिया, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत याद रखिएगा, इस तरह अगर लिखा है Cr2 तो यहां पर 2 एटम हो गया, लेकिन अगर कभी भी लिखा रहे इस तरीके से 2Cr3+, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 एटम है, नहीं, गलत बात। कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नंबर ऑफ एटम्स में काउंट मत कर लीजिएगा, जो कि मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं। वो क्या करते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को काउंट कर लेते हैं, तो लिख लीजिए इस चीज को, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कभी भी नंबर ऑफ एटम के तरीके से काउंट हमें नहीं करना है, सिर्फ ये नंबर ऑफ एटम्स अगर इस तरीके से यहां नीचे लिखा होगा उसी को आपको काउंट करना। तो क्या करें आपने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम्स देख लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वही आपका एन फैक्टर हो गया। ये तो आपका एक एग्जांपल हुआ। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या है कि कॉपर पूछ रहा है कि कॉपर जो है कैथोड पर जो कॉपर डिपॉजिट होगा उसका वेट पूछ रहा है। मतलब जो आपका अब कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसका मतलब रिएक्शन क्या रही होगी, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu, यही हुआ होगा और कुछ तो नहीं हुआ होगा। यहां पर क्या है +2, यहां पर 0, चेंज कितने का आ रहा है, 2 का, 2 मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, तो 1 × 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 2, ठीक। अच्छा ये तो ठीक है, मान लीजिए आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक होता है आपका कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें बताता हूं क्या होता है। FeC2O4 मान लीजिए इस टाइप का लिखता है, FeC2O4 गिव्स आउट Fe3++ CO2 मान लीजिए दे देता है इस तरीके का। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन। कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि यहां पर क्या होगा कि 2 एलिमेंट्स होंगे और दोनों एलिमेंट्स का या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये +2 में है, ये आपका +3 में है, यहां पर ये +3 में है, यहां पर +4 में है, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन, ए भी ऑक्सीडेशन, ए भी ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, दोनों का ऑक्सीडेशन हो या दोनों का रिडक्शन हो, ठीक है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो या दोनों का रिडक्शन हो। ऐसे केस में अगर आपको कभी भी एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो प्रोसेस वही है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए 1 के लिए, Fe के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का 1 है, एटम कितने, 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। इसका देखिए, इसके में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 1 का चेंज है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2। तो जो टोटल एन फैक्टर होता है वो इसके जोड़ के निकालते हैं हम लोग। जो टोटल एन फैक्टर निकालेंगे FeC2O4 का
वो n1 प्लस n2 कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है। इस तरीके से आप n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ गए। इस टाइप का अगर आपको दिख जाए तो, वैसे दिखेगा ही नहीं, चिंता मत करिए, इस तरह कॉम्प्लेक्स आपको दिखाएगा ही नहीं कहीं, वो सिंपल सिंपल ही पूछता है। अच्छा एक और बता देता हूं, उसके बाद आपको मैं मेन क्वेश्चन पर लौट आता हूं। एक हो सकता है कि आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कैलकुलेट करना पड़ जाए। डिस्प्रपोर्शनेशन जैसे H2O2 गिव्स आउट H2O प्लस O2। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप जानते होंगे कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहां पर -2, यहां पर 0 है, तो सीधा दिख रहा है कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बात आती है सर यहां पर आप कैसे निकालोगे एन फैक्टर। यहां पर जो एन फैक्टर निकलता है, मान लीजिए H2O2 का एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो जो इसका एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, एन ऑक्सीडेशन इंटू एन रिडक्शन अपॉन एन ऑक्सीडेशन प्लस एन रिडक्शन। कहने का मतलब आप ऑक्सीडेशन वाला अलग निकालो, रिडक्शन वाला अलग निकाल लो। जैसे यहां पर क्या होगा, पहले आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कितने का चेंज आ रहा है। मैंने क्या कहा था, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए, साइन से आपको नहीं मतलब होगा। 1 से 2 -1 से -2 चेंज कितने का, 1 का चेंज है, तो यहां पर 1 का चेंज है और 2 एटम है, तो एन ऑक्सीडेशन कितना आ गया, एन रिडक्शन कितना आ गया, एन रिडक्शन कितना आ गया आपका 2। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो -1 से 0 में कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, और एटम कितने 2, तो एन ऑक्सीडेशन भी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा आपका 2 × 2/2 + 2 दैट इज द 1। इस तरीके से आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी आपका यहीं पर क्लियर हो गया होगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आपके है ही क्या, एन फैक्टर कैलकुलेशन अगर आप सीख जाते हैं तो आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट खत्म है। ठीक है, तो मैं फिर से अपने फॉर्मूले पर लौटता हूं कि W/E = Q/F। यही फॉर्मूला आप लगाइएगा हर जगह, कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए यहां पर क्या मैंने बताया कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और एन फैक्टर की आपको मैंने पूरी कहानी जो है आपसे डिस्कस कर दिया कि एन फैक्टर की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो गलती आपसे कभी नहीं होगी। अब देखिए मैं पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन की बात करता हूं। इसने पूछा है कि आपको अमाउंट बताना है कितना डिपॉजिट होगा, वो मैं W ले लेता हूं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में देखिएगा दिया गया है 63.5, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर अभी मैंने बताया था कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। क्या कह रहा है कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। देखिए मैंने वही किया कि नहीं किया है, +2 से 0 जा रहा है, ठीक है, किया है ना। रिडक्शन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, नंबर ऑफ एटम कितने 1, तो 2 × 1 = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 63.5/2, तो बाई 2 यहां करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। और = देखिए चार्ज आपको दिया गया कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, तो यहां लिख दीजिए 2F, नीचे 1 F है, FF कट जाएगा, 2 कट जाएगा, वेट आ जाएगा आपका 63.5 ग्राम। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है यह तो आपका। लेकिन कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करेगा, आपको वेट दे देगा। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट वेट हमेशा निकालना पड़ेगा, एन फैक्टर की कैलकुलेशन हमेशा करनी पड़ेगी। और मैंने जो 2-3 टाइप बता दिया इससे बाहर आपको नहीं देगा कभी। ठीक है, और ये जो आपको चार्ज हो गया, चार्ज आप जानते हैं चार्ज क्या होता है, Q = IT होता है। तो हो सकता है कभी आपसे सब कुछ देके टाइम आपसे कैलकुलेट करा ले, कभी सब कुछ देके करंट कैलकुलेट करा सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाकी F की वैल्यू आप जानते ही हैं। ठीक, तो ये रहा आपका टोटल कुल मिला के पहला क्वेश्चन। और जो इस टाइप के फैराडे लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसका सॉल्यूशन मात्र एक फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए उसमें फैराडे लॉ मत सोचे क्या कहा था क्या नहीं कहा था, जो कह के गया वो कह के गया, जाने दीजिए उसे। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाइए। आइए अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताऊंगा।
तो क्वेश्चन आपका यही कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक्वस NaCl, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक्वस NaCl की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो आपको यह बताना है कि कौन सी गैस लिबरेट होगी एट द कैथोड एंड एनोड। ठीक है, एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर कौन सी गैस लिबरेट होगी कैथोड और एनोड पर। ठीक है, वो तो बात की बात है, पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है, कैसे देखते हैं, कैसे उसमें हम लोग प्रोडक्ट ये सब बनाते हैं, तब उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद से ही कर लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस की बात, इसीलिए मैं वहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टार्ट किया था लेकिन फिर रुक गया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपके लिए कोई खासा इंपॉर्टेंट बात नहीं है आपकी। देखिए होता क्या है, मैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है यहां पर बना रहा हूं आपका, ठीक है, और इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और उस वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, ये भी करस्पॉन्डिंग, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम मानते हैं कि मान लीजिए यहां पर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दो तरीके के होते हैं, या तो ये आपका मोल्टन के फॉर्म में होगा, या तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा वो या तो एक्वस के फॉर्म में होगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे NaCl भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें जो आयंस होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होंगे Na+Cl- दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मोल्टन के फॉर्म में होंगे या तो एक्वस के फॉर्म में होंगे। मोल्टन के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए NaCl में लेके चलूं, इसका मतलब Na+ लिक्विड और Cl- लिक्विड, बस इतना ही प्रेजेंट है आपका। ठीक, और कुछ नहीं है वहां पर। लेकिन अगर एक्वस के फॉर्म में है, एक्वस मतलब समझते हैं पानी, एक्वस मतलब क्या है, पानी की प्रेजेंस है, तो इसका मतलब यहां पर क्या क्या प्रेजेंट होगा, Na+ एक्वस, Cl- एक्वस, सीधी सी बात है कि वाटर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक्वस की बात कर रहे हैं आप। तो आप कहोगे कि सर H+ और OH- आयन भी प्रेजेंट होगा, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन होता क्या है कि ये जो H+ OH- आयन होते हैं, इनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम होता है। आप सभी जानते होंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो H+ का कंसंट्रेशन है और OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 m होता है। सोचिए 10⁻⁻7 m कितना छोटा कंसंट्रेशन है 25 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसको तो आप भूल जाइए पहले। ठीक है, समझ गए क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन आपको क्या समझना है कि नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक, तो कुल मिला के ये तो पहले आपने एक बात समझ लिया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें जो आयंस होंगे वो मोल्टेन या एक्वस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन दो ही तरीके का आता है कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे या मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। दोनों की इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर कैथोड एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो मैं आपसे भी डिस्कस करता हूं। मान लीजिए अभी मोल्टेन का बात करता हूं, पहले मैं मोल्टेन की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए मोल्टेन है, इसका मतलब यहां पर Na+ लिक्विड और Cl- लिक्विड इस तरीके से प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, सीधी सी बात है कि ये पॉजिटिव है, कटायन है। कटायन कहां जाने की कोशिश करता है हमारा, निगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव की तरफ जाएगा, और अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। अगर Na+ हमारा इधर जा रहा है तो क्या इसका मतलब क्या कर रहा होगा, Na+ एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा होगा और Na सॉलिड आपका बना दे रहा होगा। ठीक, और Cl- क्या है, Cl- जो है वो हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है कि आपका कहां जा रहा है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जा रहा है। Cl- कहां जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। तो कैसे जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। और Na+ जो है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, ये कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, +1 से 0, दैट इज द, ये क्या हो रहा है आपका, +1 से अगर 0 जा रहा है तो ये क्या है आपका, रिडक्शन है। और -1 से 0 यहां पर क्या जा रहा है, -1 से 0, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। -1 से 0, नेगेटिव से 0 में आ गए तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, बढ़ा है, इसका मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर ध्यान दोगे कि रिडक्शन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सबको पता है कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और जहां पर रिडक्शन होता है वहां हम लोग कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते समय सबसे पहले यही बताया जाता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोड की जो चॉइस होती है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है कौन सा एनोड है, इसकी जो चॉइस हम लोग करते हैं वो इस बेसिस पे करते हैं कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर एनोड होगा, जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर कैथोड होगा। कभी हम लोग पॉजिटिव निगेटिव के साइन के हिसाब से एनोड कैथोड नहीं डिसाइड करते हैं, नहीं फंस जाएंगे आप। क्यों, यहां पर एनोड पॉजिटिव आ रहा है और आपके गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है और यहां पर कैथोड निगेटिव आ रहा है। तो आपको ये कभी नहीं याद रखना, ये याद रखना है कि अगर रिडक्शन होगा तो कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, उस बेसिस पे हम लोग कैथोड एनोड का डिसाइड करते हैं। ठीक, चलिए ये तो बहुत बेसिक सी बात हुई। ठीक है, कि अगर कुछ और नहीं प्रेजेंट था तो Na+ था तो वो चला गया कैटायन कैथोड पर चला गया, एनायन जो है एनोड पे चला गया, कैथोड पे हमारा रिडक्शन हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, चलिए ये बात तो समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। ये मोल्टन का केस था। अगर मैं यही कहता कि मान लीजिए कि एक्वस NaCl होता, ठीक, एक्वस NaCl होता, एक्वस NaCl होने का मतलब है कि वाटर का भी प्रेजेंस है, तो यहां पर वाटर भी प्रेजेंट है। अभी तो मैं बहुत तेज कह दिया था कि Na+ चला जाएगा, मतलब ये जो कैटायन है ये हमारा कैथोड पे चला जाएगा, लेकिन अब वाटर भी प्रेजेंट है। अब बात आएगी कि जैसे कि अब दो लोग हैं, जैसे कि आपके साथ 1 लाख लोग अगर आपके कंपटीशन में बैठ रहे हैं और 400 सीट है, तो 1 लाख में 400 लोग ही जीतेंगे। अगर 1 लाख लोगों की रेस हो रही है तो 400 लोग ही जीत पाएंगे उस रेस को, 400 लोग ही कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे। उसी तरीके से यहां पर दोनों लोग प्रेजेंट हैं, दोनों लोग जा सकते हैं, तो कौन जाएगा ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? या Cl- के साथ भी वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि एक्वस फॉर्म में ना वाटर की प्रेजेंस तो है ही, तो दोनों में से कौन जाएगा? जो जाएगा उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अभी अगर मैं मोल्टेन के केस की बात करता हूं तो मोल्टेन में सीधी सी बात ये आ गई कि कैथोड पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, इसी कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यही है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कैथोड पर हमें क्या मिल गया, Na सॉलिड, और एनोड पर क्या मिल गया हमें, Cl2 गैस। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट रहा मोल्टेन NaCl का। मतलब मोल्टेन NaCl की जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे जब एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। मैं आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, अगर आपने मेरा पहला या दूसरा वीडियो जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था अगर आपने वो देखा ये देखा तो कंप्लीट है आपका चैप्टर। एक आध टाइप का और क्वेश्चन बचेगा, वो भी मैं कभी डिस्कस करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे टाइप क्वेश्चन आपको खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या देखना है कि एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, इतना आप समझ गए कि हमारे पास क्या क्या है, Na+ एक्वस फॉर्म में, Cl- एक्वस फॉर्म में, और आपका H2O प्रेजेंट है। ठीक है, और H+OH- को मैंने पहले ही नेग्लेक्ट करा दिया क्योंकि उसका कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, इतना सबको पता अब तक चल चुका होगा कि कैटायंस जो होंगे कैथोड पे जाएंगे, मतलब पॉजिटिव वाले कैथोड पे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, और जो एनायंस है जो नेगेटिव है वो कहां जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, क्योंकि एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिव है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। कैसे याद करते हैं पता है, कैथोड का C देखिए और रिडक्शन का R देखिए, एनोड का A देखिए और ऑक्सीडेशन का O देखिए। A और O दोनों वॉवेल्स हैं और C और R दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसी तरीके से आप इंग्लिश का बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करके याद कर सकते हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, वॉवेल 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 वॉवेल, इस तरीके से। ठीक, चलिए तो एक तरीका हो गया, ये तो अपना अपना तैयार याद करने का तरीका होता है। ठीक है, तो बात आएगी सर Na+ और H2O में, सर कौन जो है वो कैथोड पर जाएगा, किसका रिडक्शन होगा? सीधी सी बात यही ना। अरे Na+ अगर
अगर Na प्लस हमारा कैथोड पे जाता था तो क्या होता था, रिडक्शन होता था। क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता था, Na सॉलिड बनाया था। ठीक है, तो इसका मतलब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो कौन कैथोड पे जाएगा, Na प्लस और वाटर में कौन कैथोड पे जाएगा, मतलब किसका रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होगा। और अगर Cl माइनस है तो Cl माइनस क्या है, ये तो एनोड पे जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होना है। तो Cl माइनस और वाटर में कौन जाएगा एनोड पर, जिसका ऑक्सीडेशन होना, मतलब एनोड पे जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अरे सीधी सी बात समझिए कि कैथोड पे वो जाएगा जिसका रिडक्शन हो पाएगा। रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मेरा कहने का मतलब कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक Na प्लस वाटर है और एक Cl माइनस वाटर है। इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे चला जाएगा, इन दोनों में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कहां चला जाएगा, एनोड पर चला जाएगा। तो आपको हमेशा यही करना है कि अगर आपके पास दो इस तरीके से आयंस फंसेंगे तो आपको यही करना है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो एनोड पर चला जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड पर चला जाएगा। ठीक, बात आएगी सर ये कैसे मुझे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है, ये कैसे पता चलेगा। तो अभी देखिए मैं आपको लिखा दे रहा हूं, जो मैं जितना लिखा रहा हूं आप इसको भी अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका जीवन में गलती नहीं होगी आपसे कभी। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो 1 मिनट में लिख देता हूं, फिर आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। Li प्लस K प्लस Na प्लस लिथियम के कैशियर ने मांगी अलमारी। ठीक है, इतने आप एलिमेंट्स देखिए, पहले देख लिया आप लोगों ने, इतने आप कैटायंस को पहले देख लीजिए। कैटायंस ही तो कैथोड पे जाएंगे, इन्हीं का तो रिडक्शन होगा, ये तो क्लियर है आपका। इतने जितने भी हैं इसको आप लोग याद कैसे करेंगे, देखिए लिथियम के कैशियर ने मांगी अलमारी। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, लिथियम के कैशियर ने मांगी अलमारी। ठीक है, बाकी और कोई तरीके से याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इतने जो आपके एलिमेंट्स हैं, इतने जो आपके एलिमेंट्स हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होता है। क्या कहा मैंने, इतने एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होता है। इसका मतलब अगर कभी भी इसमें से कोई एलिमेंट और वाटर प्रेजेंट होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होगा, इसलिए वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक, यही तो आपको चेक करना था कि जीतेगा कौन, जीतेगा वही जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसने ज्यादा पढ़ाई किया होगा उसी का सिलेक्शन होगा। वही चीज यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में आता है। ठीक है, जैसे Na प्लस था अभी, Na प्लस और वाटर, तो Na प्लस वाटर में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो हमेशा वाटर का ही रिडक्शन होगा Na प्लस के साथ, उसका रिडक्शन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग आंसर लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या आएगा वो भी मैं बताता हूं आपको। अच्छा, इसका कम किससे होगा, बाकी जितने भी, इतने को छोड़कर बाकी जितने भी आपके कैटायंस होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है, चाहे उसमें आपका Cu2+ हो, चाहे Zn2+ हो, चाहे Ni2+ हो, या कोई भी हो। ठीक है, उसमें लिखने कोई अर्थ नहीं है, आप बस इतना याद रखिएगा कि इतने कैटायंस का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होता है। तो कभी भी अगर इनका कोई भी एक्वस यूज किया जाए, जैसे मान लीजिए यूज किया गया एक्वस CaF2, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस पूछी गई तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है आपका, Ca2+ और वाटर है और F- और वाटर है। ठीक है, तो Ca2+ वाटर में आप कहोगे कि दोनों में से कोई एक जो है वो कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर वो जाएगा जिसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो Ca2+ और H2O में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सबको पता है कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, अभी मैंने बताया, देख लीजिए। तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी आगे मैं बताता हूं आपको। बात समझ गया आप मेरी।
समझ गए? बहुत अच्छी बात है। आगे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ऐसे वो और आसान है याद करना। उसमें आपको क्या याद रखना है कि तीन आपके ऐसे एनायंस हैं, F माइनस, NO3 माइनस और SO4 2 माइनस। तीन ऐसे एनायंस हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है। तीन ऐसे एनायंस हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है। इसका मतलब अगर कभी भी ये एनायन और वाटर प्रेजेंट होगा तो उस केस में वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आएगा वो बाद बताऊंगा। इसके अलावा कोई भी हो, जैसे Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, इनका सबका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है वाटर से। तो सीधी सी बात है कि इन्हीं का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं अपना एग्जांपल लेके बता ही देता हूं आपको एक्वस NaCl का। इसको आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको वाटर का पता होना चाहिए कि वाटर की जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे या रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको पता होना ही चाहिए, अन्यथा आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे। तो अगर हम लोग वाटर का ऑक्सीडेशन देखें, सबसे पहले अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। यहां पर क्या है आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कहां जा सकता है ऑक्सीजन का, आप खुद सोचिए। O2 में जाएगा और कहां जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिमाग थोड़ा लगाना है। O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबको पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये हुआ आपका अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका जो है वो रिएक्शन होती है। इससे आपको निकालना क्या है कि अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सी गैस लिबरेट होगी। ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, O2 गैस लिबरेट हो जाएगी। यही तो होगा, यही आपसे पूछता है। ऐसे पूछेगा रिडक्शन अगर हो रहा है, मतलब अगर मान लीजिए कि कैथोड पर जा रहा है तो रिडक्शन ही होगा। तो रिडक्शन वाला क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको ट्वाइस कर लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा, H2O। अब यहां पर क्या होना है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो -2 से और नीचे तो जाता नहीं है, ये सबको पता है। तो हम लोग हाइड्रोजन पास आते हैं, हाइड्रोजन का +1 है तो इसको 0 ले जा सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। ठीक है, यहां पर भी ट्वाइस कर लीजिए। ये आपका प्रोडक्ट होता है +2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा, ये इसका रिडक्शन का हो गया। लेकिन आपको यहां से निकालना क्या है, सीधी सी बात है, ये H2 गैस लिबरेट होगी। तो ये H2 और रिडक्शन, अब देख लीजिए रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर। याद कैसे रखेंगे मैं बता दिया, वॉबल वॉबल। ठीक है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। ठीक है, COR। ठीक, तो इसका मतलब अगर वाटर का हम लोग रिडक्शन करते हैं तो H2 गैस लिबरेट होती है, और अगर हम लोग वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं तो O2 गैस लिबरेट होती है एनोड पर। ठीक है, आइए अब हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो कर लेंगे, और आपसे पेपर में एक्वस ही पूछेगा, क्योंकि एक्वस में ही दिक्कत होती है। मोल्टेन में तो बहुत सिंपल है, मोल्टेन NaCl है तो कुछ और है ही नहीं, Na प्लस और Cl माइनस है, Na प्लस से Na मिल जाएगा, Cl माइनस से Cl2 गैस मिल जाएगी। तो अंतर कहां पड़ेगा, तो ये हो नहीं सकता। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। एक्वस NaCl, Na प्लस एक्वस में और वाटर प्रेजेंट है, और ऐसे Cl माइनस एक्वस और वाटर प्रेजेंट है। अब बताइए दोनों में जो कैटायन होता है कहां जाता है, कैथोड पर। दोनों में कैथोड पर कौन जाएगा बताइए, वो जाएगा जिसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। मैंने क्या बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, याद होगा मैंने बताया था कि लिथियम के कैशियर ने मांगी अलमारी, उसमें आपका Na आता है, Na। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होता है, मतलब वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो ये जीत जाएगा, इसका रिडक्शन होगा। और Cl माइनस और वाटर है, इसमें क्या होगा,
Cl माइनस और वाटर में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है? मैंने बताया था Cl माइनस, याद करिए जो मैंने लिखा था रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सीरीज, उसको याद करिए। तो ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आएगा वही हम लोग लिखेंगे। वाटर का देख लीजिए, वाटर का रिडक्शन कराइए, क्या आएगा? अभी आप लोगों ने रिडक्शन कराया था, अपनी कॉपी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिडक्शन ऐसे याद रखिएगा कि यहां पे +1 है तो इसको 0 ला देंगे। 0 कैसे आएगा? H2 से लाएगा और क्या, तो बस यही हो गया कि H2 गैस जो होगी वो हमारी कहां पर लिबरेट होगी? कैथोड पर। रिडक्शन हुआ है ना, रिडक्शन कैथोड पर ही होता है, तो कैथोड पर H2 गैस लिबरेट हो जाएगी और एनोड पर क्या है? Cl माइनस। यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो Cl माइनस गिव्स आउट हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी एनोड पर। यही आपका आंसर हो जाएगा, वही पूछा था कैथोड और एनोड पर। ठीक है, एक मैं और एग्जांपल का ही आपको बता देता हूं, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक पोर्शन है पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, वही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए अभी मैं यहां पर आपका ले लेता हूं, मान लीजिए आपसे कहता हूं कि एक्वस KBr, ठीक है, एक्वस KBr, तो यहां पर क्या आ जाएगा? K प्लस वाटर है और Br माइनस और वाटर है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। K प्लस में क्या बताया था आप याद करिए, कैटायंस का जो मैं बताया था रिडक्शन पोटेंशियल का सीरीज, उसमें क्या बताया था? लिथियम के कैसियर K प्लस तो स्टार्टिंग में आ गया था, इनका इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है, तो सीधी सी बात है कि वाटर जो होगा ये जीत जाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। Br माइनस और वाटर में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है? Br माइनस का ज्यादा होता है, तो Br माइनस जीत जाएगा। बताया था ना, जो मैं सीरीज बताया हूं उस सीरीज के बाहर आपके पेपर में कभी नहीं आएगा। मैंने क्या बताया? सिर्फ 3 ऐसे एनायंस हैं, F माइनस NO3 माइनस और SO4 2 माइनस, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम होगा, बस 3 यही। बाकी जितने भी एनायंस होते हैं सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो उन्हीं का ऑक्सीडेशन आपको कराना है। इन 3 के केस में सिर्फ आपको वाटर का ऑक्सीडेशन कराना है। बात समझ गए मेरी? ठीक, तो अगर H2O का आप रिडक्शन कराओगे तो क्या आएगा? अभी अभी प्रोडक्ट बताया था मैं, H2 गैस लिबरेट होगी, और अगर Br माइनस का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या होगी? Br2 गैस रिलीज होगी। बस यही आंसर हो जाएगा, H2 और Br2। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे। ठीक है, तो बस इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, बस आप वो सीरीज याद रखिएगा। बाकी मैंने समझाने के लिए बहुत स्टार्टिंग से बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आप बस इतना याद रखिएगा, वो सीरीज याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वाली सीरीज। कैसे याद करेंगे वो मैंने बता दिया। ठीक है, जितने कैटायंस को बताया कि इतने कैटायंस का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होता है, तो उन्हीं के केस में वो हमेशा वाटर का रिडक्शन करा दीजिएगा। बाकी कोई भी केस आएगा तो वहां पर जो रहेगा उसी का रिडक्शन कराइएगा, वाटर का नहीं कराएंगे हम लोग। बस इतनी छोटी तो बात है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है। वो जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका थर्मल स्टेबिलिटी। आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है कि लिख देगा, कहेगा कि इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेट करिए आप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए इसमें कहा है बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम। ठीक है, ये 4 आपको दिया गया है और कहता है कि इसकी आपको थर्मल स्टेबिलिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग देखते कैसे? सबसे पहले ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है, तो जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो रटते रह जाएंगे कि इसका कार्बोनेट, इसका सल्फेट में इंक्रीजिंग होता है, इसमें डिक्रीजिंग होता है। हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इसका ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगी, इसका इंक्रीज करेगी। एक्सेप्शन फिर उसमें पढ़ लेते हैं कि अगर सल्फेट आ गया तो ये एक्सेप्शन, कार्बोनेट आ गया तो क्यों करना है ये सब। एक राइट मेथड से चलिए, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए क्या करना होता है, थर्मल स्टेबिलिटी का जो हम लोग आंसर देंगे वो हमेशा हम लोग सबसे पहले उसमें एनायन पे गौर करेंगे
सबसे पहले एनायन समझते हैं ना, नेगेटिव वाला पोर्शन, जो नेगेटिव वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग एनायन कहते हैं। एनायन पे आपको क्या गौर करना है, दो चीजें आपको देखनी है कि जो आपका एनायन है वो देखिए क्या वो आपका मोनोएटॉमिक है या वो आपका पॉलीएटॉमिक है। आपका जो एनायन है वो मोनोएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक का सेंस समझते हैं, जैसे O2 माइनस हो गया, N3 माइनस हो गया, ये सब क्या है, मोनोएटॉमिक है, सिंगल एटम है, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है, या F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, ये सब क्या है, मोनोएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मतलब हो गया कि एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, जैसे CO3 2 माइनस हो गया, SO4 2 माइनस हो गया, PO4 3 माइनस हो गया, ये सब क्या है, इसमें बहुत सारे एटम्स है, 3 ठो ऑक्सीजन है, 1 ठो कार्बन है, तो इसमें क्या है कि पॉलीएटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है। यहां पर क्या सिंगल एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक। आपको पहले ये देखना है कि जो आपका एनायन है वो मोनोएटॉमिक वाला केस है कि ये पॉलीएटॉमिक वाला केस है। अगर मोनोएटॉमिक वाला केस होगा तो हम लोग यहां पर लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से आंसर देंगे कि जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या मैं थर्मल स्टेबिलिटी को TS से लिखूं, आप लोग समझ जाओगे, बिल्कुल, अगर सिंसियरली पढ़ लो समझ जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी, लेकिन आप लोग इस तरह मत लिखिएगा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब अगर लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। लैटिस एनर्जी हम लोग कैसे चेक करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये सबको पता होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लैटिस एनर्जी चेक करते हैं। तो ये केस आ गया। पॉलीएटॉमिक का केस क्या होता है, पॉलीएटॉमिक के केस में क्या होता है कि अगर कभी भी इस टाइप के आपके एनायन प्रेजेंट होंगे और तब आपको अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, तब आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आप यूज करोगे यहां पर कि जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर जितना इंक्रीज करेगा थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी उतनी इंक्रीज करेगी। आयनिक कैरेक्टर आपको फिर चेक करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर का मतलब समझते हैं, आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, इसका मतलब कि आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम। हम लोग क्या करते हैं, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्ट नहीं देखते, हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर के थ्रू देख सकते हैं इसको कि आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा, उसका मतलब क्या हो गया, जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है वो आपका उतना ही कम हो, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो इसका मतलब क्या होता है आपका, आप लोग एक बात जानते होंगे, एक फजान रूल आता है, साइड में देखिए, नहीं पता होगा तो देख लीजिए, आता है एक हमारा फजांस रूल। फजांस रूल क्या कहता है कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है आपका, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी। मुझे पता है कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, वो भी मैं आपको यहां पर अभी डिस्कस कर लेता हूं। तो फिलहाल यही बात इतना जानिए कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका, कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा इसका मतलब आपकी पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी जो होगी वो भी कम होनी चाहिए, ठीक। लिंक देखिए आप कैसे लिंक किया गया है, और अभी मैं सारी चीजों को जो है वो चार्ज और साइज से लिंक कर दूंगा। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन आखिरी में आपका सिर्फ चार्ज और साइज आपको देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो, कोवेलेंट कैरेक्टर का कम हो इसका मतलब फजांस ने पहले ही बता दिया था कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी की होता है। ये अब बात आएगी सर ये पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, कैसे हम लोग देखेंगे। तो मैं ये मोनोएटॉमिक वाला जो केस है ये मिटा देता हूं क्योंकि ये बहुत आसान है, लैटिस एनर्जी के बेसिस पे देख लेंगे, फिर मैं यहीं पर इस चीज को डिस्कस कर लेता हूं। देखिए हुआ क्या कि जो फजान रूल आया था, फजान रूल इसी चीज को लेकर आया था, ये आपके केमिकल बॉन्डिंग में है फजान रूल, देख लीजिए आपके केमिकल बॉन्डिंग से है ये चीज है, ठीक है। फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल ये कहता है कि आयनिक कंपाउंड में अगर कभी भी आपको परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना हो कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितने % कोवेलेंट कैरेक्टर है, वही हमारा फजान रूल बताता है।
ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितने परसेंटेज जो है वो कोवैलेंट कैरेक्टर है। ठीक, होता क्या कि आयन सभी लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, ये सबको पता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, कैटायन और एनायन दो चीजें होती हैं। सबको पता होता है कि जो कैटायन है मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसकी जो साइज होती है वो इसकी छोटी स्मॉल साइज होती है ना। कैटायंस होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, और एनायंस जो होते हैं वो हमारे लार्ज साइज के होते हैं। इसका जेड इफेक्टिव जो होगा वो ज्यादा होगा, इसका जेड इफेक्टिव जो होगा वो कम होगा। ठीक है, कैटायंस जो होते हैं वो एक तरीके से आप मान सकते हो इस तरीके से छोटे साइज के, और एनायंस जो होते हैं हमारे इस तरीके से आप बड़े साइज के मान सकते हो। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है आपका निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसकी छोटी साइज होने की वजह से इसका जो जेड इफेक्टिव है मतलब जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है। सीधे से आप बात समझो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है कि आपका जो आपका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, अब जैसे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन होता है वही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, वो चीज नहीं होती है, लेकिन मैं बता रहा हूं वो अट्रैक्शन वही होता है। डिटेल में कभी और बात करूंगा उसकी। तो होगा क्या कि ये इसकी साइज जितनी छोटी होगी उसका इससे उतना ही ज्यादा इस तरीके से ये आपको खींचेगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा इसको खींचेगा। ठीक है, तो ये जो इसको खींच रहा है पोलराइज कर रहा है अपनी तरफ, इसी को कहते हैं हम लोग इसकी पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर, इसकी जो कैटायन है इसी को हम लोग कहते हैं कैटायन की पोलराइजिंग पावर। और ये जो एनायन है ये पोलराइज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, एनायन हमारा क्या हो रहा है पोलराइज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। अब बात आती है कि हमारे जो ये पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है और पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन है ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। आप समझ गए कि नहीं? कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, पोलराइज करता है, इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और ये जो होता है ये पोलराइज होता है, इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, बात ये मेन नहीं है, बात है कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी हम लोग देखते कैसे हैं ये बहुत मैटर करेगा आपका। ठीक है, तो देखिए जो आपका कैटायन है दो चीजें हैं, कैटायन है और एनायन है। कैटायन के केस में क्या होता है पोलराइजिंग पावर होता है, दो फैक्टर हम लोग को देखने, क्या देखना है चार्ज और एक साइज। सबसे पहले अगर हम लोग साइज की बात करें, ठीक है, तो अगर हमारे कैटायन की साइज, अगर मान लीजिए साइज आपकी ज्यादा होगी, साइज ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि साइज, मान लीजिए अगर साइज कम है आपकी, ठीक है, अगर मान लीजिए साइज कम है आपकी तो साइज कम होगी तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, अगर साइज कम होगी तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। ठीक, समझ गए? ऐसे ही अगर आपका चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, भाई कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा आपका साइज आपकी कम हो जाएगी, और साइज कम हो जाएगी तो पोलराइजिंग पावर जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसे भी देख सकते थे कि छोटा साइज है कैटायन, एनायन आपका क्या है बड़े साइज का है। ठीक है, कैटायन छोटा है, एनायन आपका बड़े साइज का है। तो कैटायन जितना छोटा होता जाएगा, जितना छोटा होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा तो इसके, जितना छोटा होगा तो इसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है निगेटिव चार्ज के लिए वो बढ़ जाएगा, ये जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वही हम कह रहे हैं कि इसका जेड इफेक्टिव काफी बढ़ जाएगा छोटी साइज होने पर। ठीक है, वही बात डिस्कस कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने देखो यहां क्या लिखा है कि साइज कम होगी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो साइज अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात है, समझ गए मेरी बात?
तो कुल मिला के कहने की मेरी बात यह थी कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होता है, याद रखिएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये समझाने वाली बात थी जो मैंने बताया, याद आपको ये जरूर रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम लोग इसकी पोलराइजिबिलिटी की बात करते हैं एनायन की, तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि एनायन की साइज जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही ज्यादा वो पोलराइज होगा, उसमें उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, होता क्या है ना कि जैसे जब पोलराइज हो जाता है तो कुछ ऐसे सिस्टम बन जाता है आपका। ठीक है, तो यहां पर ये आप ऐसे शो करते हो कि यहां पर क्या आ गया, ये कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ओवरलैपिंग भी तो होती है। फिर वही बात, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ओवरलैपिंग ही तो है। अगर कैटायन अपनी तरफ उस एनायन को खींचा, अपनी पोलराइजिंग पावर्स को खींचा, एनायन अगर मेरा पोलराइज हुआ तो ओवरलैपिंग होगी, जो ओवरलैपिंग होगी इसी को हम लोग कहते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। अब कितना आएगा ये डिपेंड करेगा कितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, कितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। वही यहां पर बात कही गई थी कि पोलराइजिंग पावर जितनी भी ज्यादा आएगी, आपकी पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। वही चीज एनायन के केस में। अब एनायन की साइज जितनी ज्यादा होगी, एनायन की साइज जितनी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, कैटायन से उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। जितना ज्यादा पोलराइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजिबिलिटी को मैं P लिख रहा हूं। ठीक है, तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही चार्ज का भी है। चार्ज मतलब आपका कौन सा, नेगेटिव वाला चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। ठीक है, कुल मिला के जो आपकी पोलराइजिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज भी है। ठीक है, तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन दोनों मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ठीक है, कोई इसमें आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए और ये चीजें आपकी एकदम क्लियर होंगी तभी आपका ये कॉन्सेप्ट हो पाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब है कि पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजिंग पावर कम होनी चाहिए। आइए इसको क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपका काफी कुछ क्लियर कर दिया। इसमें मैंने आपका फजान रूल पूरा डिस्कस कर दिया। क्या होता है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, सब क्लियर हो गया होगा आपका। तो आइए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सबसे पहला काम आपको एनायन चेक करना है। एनायन आपका कैसा है, यहां पर जो एनायन है वो CO3 है। CO3 कैसा है, पॉली एटॉमिक है। इसमें एक एटम है नहीं, इसमें काफी एटम्स हैं। तो एनायन जो है वो हमारा कैसा हो गया, पॉली एटॉमिक। अगर पॉली एटॉमिक एनायन होगा तो आंसर कैसे देंगे हम लोग, आयनिक कैरेक्टर की मदद से। जिसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिबिलिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर सारे एनायंस CO3 ही हैं, तो एनायंस सेम है तो पोलराइजिबिलिटी की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अब मैं पोलराइजिंग पावर की बात करता हूं, सिंपल, क्योंकि इसमें जो कैटायंस है वो अलग अलग हैं। ठीक है, ठीक, तो पोलराइजिंग पावर जो होती है वो होती क्या हमारी, मैंने बताया था पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। ठीक है, तो अगर आपको कह दिया जाए कि पोलराइजिंग पावर सेट करिए तो कैसे आप सेट करेंगे, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज सब में सेम है, Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस, चार्ज भी सेम है तो नहीं सेट कर पाएंगे। साइज से सेट करिए। साइज कैसे सेट करेंगे, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर से नीचे क्या होता है, ये ऊपर से नीचे ही तो लिखा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, तो ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज करती है। तो साइज इंक्रीज कर रही है तो मतलब पोलराइजिंग पावर डिक्रीज कर रहा होगा।
तो ये पोलराइजिंग पावर का मैं ऑर्डर बना रहा हूं। ये किसका ऑर्डर हो गया? आपका पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हो गया। ठीक, पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर है यही हमारा किसका है? कोवैलेंट कैरेक्टर का है। ठीक है, सेम। और कोवैलेंट कैरेक्टर के उल्टा क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस। इसका मतलब क्या हो गया कि आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, तो जो आयनिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होता है वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ये मैं आपको बताया चुका, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? आप पूरा लिख लीजिए, BeCO3 MgCO3 देन CaCO3 देन SrCO3। एक आपके मैंने प्रैक्टिस के लिए लिख दिया है, तो उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, हो जाएगा आपसे। ठीक है, कुछ उसमें है नहीं, सेम कॉन्सेप्ट लगाइएगा, हो जाएगा। आंसर लिखा है उसमें, आंसर देख लीजिएगा फिर मैच कर लीजिएगा। मैं एक थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन आपका ये था कि BeF2 MgF2, लेकिन इसको आप खुद से करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, CaF2, वैसे आंसर क्या बताएंगे? आंसर तो PDF में है ही। हाँ, इसमें आपको थर्मल स्टेबिलिटी सेट करना था। आप यहां पर देख लीजिए कि यहां पर जो आपका, मैंने क्या कहा, सबसे पहले एनायन को गौर करिए। एनायन आपका यहां पर क्या है? F-। ये कैसा है? मोनोएटॉमिक। आंसर आप किससे देंगे? लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देंगे। लैटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कुछ नहीं करना है, Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस, चार सब में सेम है, तो साइज देखना पड़ेगा। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेट कर लीजिए, ऊपर नीचे साइज इंक्रीज कर रही है, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसी की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बात ही खत्म। तो सबसे पहले एनायन पे गौर करिए, फिर देखिए कि मुझे लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना है या मुझे आयनिक कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना है। दोनों में से जो लगाना होगा लगा के आंसर दे दीजिए। तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब बाकी के 2 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन तो बहुत याद करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके आते हैं, जे मेंस में भी 2-3 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि लंदन फोर्सेस वेरीज विद द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर। मतलब एक लंदन फोर्स है, ये आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर से कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे नेचर में कई सारे फोर्सेस पाए जाते हैं, वीक फोर्सेस, जो कि आपके डिस्टेंस के बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया जाता है कि लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है। ठीक है, ये सब वेरी शॉर्ट रेंज है, ये सब होता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे 5-6 फोर्सेस होते हैं और सब कैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर पर डिपेंड करते हैं वो आपको सबका याद होना चाहिए। तो मैं सबका लिख देता हूं, लंदन फोर्सेस को तो बताऊंगा ही, ये सीधा सीधा याद होना चाहिए और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला हमारा होता है आयनिक इंटरेक्शन फोर्स। तो हो सकता है कि लंदन के अलावा कुछ और पूछ लेते, लेकिन आपको मैं 6 बता दूंगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आयनिक इंटरेक्शन। दूसरा आपका हो सकता है कि आयन डाइपोल, आयन, इसके बाद आपका आयन डाइपोल के बाद आपका हो जाएगा डाइपोल डाइपोल। आपने नाम सुना ही होगा कई बार, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके बाद आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सारे पॉसिबल केसेस में आपका लिखा दे रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। और इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बाद आखिरी में ही आएगा आपका लंदन फोर्सेस। ठीक है, लंदन या इसी को हम लोग डिस्पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो आपका कितना हो गया? 3 3 6। ठीक है, और ये जो वेरी करता है ये 1/r, यह होता है आपका 1/r², ये होता है आपका 1/r³, ये होता है आपका 1/r⁴, ये होता है 1/r⁶, ये भी होता है 1/r�6। तो आपके ऑप्शन में मिल जाएगा 1/r�6, उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको याद करने में बहुत कंफ्यूजन होगी, मुझे पता है। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपको लाइन से याद होना चाहिए ये बातें
कि आयनिक इंटरेक्शन, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, देन लंदन फोर्सेस। अगर एक सीरियल से फोर्सेस याद रखेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ किया ही नहीं मैंने। पावर 1 2 3 4 6 6 यही लिखा है मैंने, वो तो आप आसानी से याद कर सकते हो। तो थोड़ा सा अपनी एक सेल्फ मेड ट्रिक बनाइए, याद कर लीजिए जैसे मैंने याद किया, ठीक है। और मैं तरीका यही है कि आप लाइन से याद करिएगा तभी याद रहेगा। इधर लाइन से याद रखिए तो इधर पावर ही बढ़ाना है, 1 2 3 4 6 6 हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए, ये हुआ आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं 5वां क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं। आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिया है सब आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, मतलब कॉन्सेप्ट उसमें काफी ब्रॉड लेवल पर है, ठीक है। और मैंने कोशिश किया कि आपको हर एक चीज में आपसे डिस्कस कर दूं, ताकि आज जैसा कि आपका जनता कर्फ्यू है तो आप लोग घर पे बैठ कर अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पर ही दें, और यही हमारी बीएचयू वर्ल्ड की कोशिश भी रही है आज। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। वो ये कहता है कि आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। मतलब इसने यहां पर 3 कंपाउंड लिख दिया है, OAC, OH और ये बेंजीन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको यहां पर बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, या इसको कहो आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, या इन तीनों की रिएक्टिविटी की कंपैरिजन करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। पहले आप एक चीज याद रखिए, बहुत छोटी बात मैं करता हूं पहले, फिर बड़ी बात करूंगा। कि जैसे आपका ये बेंजीन है, बेंजीन के पास होता क्या है? सब जानते हैं कि बेंजीन के पास क्या होती है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। बेंजीन के पास क्या होती है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक। कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक। बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो सीधी सी बात है किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पे अटैक कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बढ़ेगा कब? जब सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए। किसी भी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो जो इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक है वो भी बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी? आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब यहां पर जो भी जी ग्रुप लगे, अगर वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक भी बढ़ जाएगा। बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहले मैं ढूंढ लूं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाएगा तो सीधी सी बात है सर उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। आप देखोगे कि पहले और दूसरे दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डोनेट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब बेंजीन, जो सिंपल बेंजीन लिखा है ये तो सबसे पीछे आ जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई ग्रुप तो लगा नहीं है, ठीक। लेकिन अब बात है कि क्या इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे? दोनों देने वाले ग्रुप ही हैं। कौन? अब बात ये आएगी कि अगर दोनों देने वाले हैं, जैसे दो बच्चे, जैसे मान लीजिए आप लोग 2 दोस्त होंगे, दोनों लोग एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन किसी, ऐसा हो सकता है दोनों सिलेक्शन हो सकता है किसी एक का हो, लेकिन जिसका ज्यादा नंबर दोनों में ज्यादा किसका आएगा? जिसका एफर्ट ज्यादा होगा, जिसकी मेहनत ज्यादा होगी उसका नंबर ज्यादा आएगा। वही सेम केस यहां पर है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पर ज्यादा होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर जो ग्रुप जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक। तो बात आती है कि सर OH और OAC दोनों में ज्यादा कौन देगा? ज्यादा कौन देगा? तो मैं कहूंगा देखो OH है और यहां OAC है, लेकिन अगर आप OAC को नोटिस करो, OAC अगर आप नोटिस करोगे तो AC क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? देखिए, अब यहां पर देखिए, अगर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, मैं OAC आपको बना के दिखाता हूं। ये है आपका OAC, ठीक है। अब देखिए यहां पर
अब यहां पर ये जो लोन पेयर है ये ठीक है डोनेट करेगा इधर, मतलब इधर का मतलब इधर डोनेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग की तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बढ़ेगा, बात ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये इधर भी तो जा सकता है, मतलब यहां पर क्रॉस कंजुगेशन का केस है कि इधर भी डोनेट कर सकता उधर भी डोनेट कर सकता है। जब ऐसा केस आएगा इसका मतलब ये प्योरली बेंजीन रिंग में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देगा। अगर प्योरली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में नहीं देगा तो उतना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे पाएगा, उतना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की नहीं बढ़ पाएगी जितना OH के केस में बढ़ेगी। OH के केस में क्या प्योरली बस डोनेशन ही हो रहा है, यहां पर दो साइड डोनेशन हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन। अब मैंने पढ़ाया भी था आपको इसी एक 5 क्वेश्चन की सीरीज में, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लस एम स्ट्रेंथ हम लोग कैसे देखते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्लस एम स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है कि अगर कभी भी क्रॉस कंजुगेशन होगा, मतलब दो साइड अगर डोनेशन होता है तो उसका जो देने की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। यही तरीका है, जैसे आप समझिए कि आपका सिर्फ एक काम है पढ़ाई करना, लेकिन अगर आप 2-4 काम और कर रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ घूम भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, दोस्तों से मिल भी रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आप अपना पूरा एफर्ट पढ़ाई में नहीं दे पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपका रिजल्ट क्या होगा, कम होगा। और यहीं पर ये वाला लड़का है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई में अपना समय दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसका रिजल्ट जो होगा ज्यादा बेटर होगा। वही केस आ जाएगा OH के केस में सबसे ज्यादा डोनेशन होगा, सबसे ज्यादा डोनेशन होगा तो सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीन रिंग की सबसे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे ज्यादा होगा, देन A आएगा, देन C आएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा आपका। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन उम्मीद करता हूं आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आज यहां से आप सीखे होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार के सेहत का ध्यान रखिए, मैक्सिमम प्रिकॉशंस आप जितने भी बताए जा रहे हैं सभी आप लीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।